जय हिंद। कोरल ब्लीचिंग के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में। कोस्टल रेगुलेशन जोन की कहानी क्या है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है, इसको सबसे पहली बार 1991 में इशू किया गया। CRZ नोटिफिकेशन को सबसे पहली बार 1991 में इशू किया गया और इसका ऑब्जेक्टिव बेहद सिंपल था। हमारे जो कोस्टल जोन्स हैं, हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना और कोस्टल एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना। ये जो CRZ नोटिफिकेशन है, इसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के सेक्शन 3 के तहत इशू किया गया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के सेक्शन 3 के तहत CRZ नोटिफिकेशन को इशू किया गया। इस नोटिफिकेशन को ज़रूरत के हिसाब से 2011 में और 2018 में अमेंड भी किया गया। ये जो नोटिफिकेशन है, ये बात करता है 4 जोन्स के बारे में। कौन कौन से 4 जोन्स के बारे में बात करता है? एक बात करता है CRZ 1 के बारे में, दूसरा बात करता है CRZ 2 के बारे में, तीसरा बात करता है CRZ 3 के बारे में और चौथा बात करता है CRZ 4 के बारे में। ये जो CRZ 1 है, ये डील करता है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया से। ये जो CRZ 2 है, ये डील करता है बिल्ट अप एरिया से, या फिर ये कहें कि ऐसे एरियाज जिनमें लिमिटेड कंस्ट्रक्शन अलाउड होता है, उनसे डील करता है CRZ 2। ये जो CRZ 3 है, ये डील करता है रूरल एरियाज से, या फिर ये कहें कि ऐसे एरियाज जो कि रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड हैं, जो कि रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड हैं, उनसे डील करता है CRZ 3। और ये जो CRZ 4 है, ये डील करता है वाटर एरिया से। बेहद सिंपल। ये जो CRZ नोटिफिकेशन है, इसको सबसे पहली बार 1991 में इशू किया गया और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना, कोस्टल एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना। ये जो CRZ नोटिफिकेशन है, इसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के सेक्शन 3 के तहत इशू किया गया। ये जो नोटिफिकेशन है, ये बात करता है 4 जोन्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे CRZ 1 के बारे में। ये जो CRZ 1 है, ये बात करता है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ के बारे में। ये बात करता है जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। ऐसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़, ऐसे जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो कि कोस्ट को प्रोटेक्ट करने में बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनसे डील करता है CRZ 1। फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कोरल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ्स हैं, सैंड ड्यून्स हैं, मडफ्लैट्स हैं, सॉल्ट मार्सेज हैं, बर्ड्स के नेस्टिंग ग्राउंड्स हैं। ऐसे जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ हैं, उनसे डील करता है CRZ 1। और क्या कहा गया है? ये जो CRZ 1 है, इसके अंदर कोई भी नया कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है। कोई भी नया कंस्ट्रक्शन CRZ 1 में अलाउड नहीं होता है, सिवाय 2 एक्सेप्शंस के। और वो 2 एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको अलाउ किया जा सकता है, और दूसरा ट्रांस हार्बर सीलिंग और रोड्स का कंस्ट्रक्शन भी अलाउ किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच में जो वाटर का टाइडल फ्लो देखने को मिलता है, वो टाइडल फ्लो इस कंस्ट्रक्शन की वजह से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सीलिंग जैसे मुंबई में देखने को मिलता है, कोस्टल टाउन्स जो होते हैं, उनको लिंक करने के लिए सीलिंग और रोड्स का कंस्ट्रक्शन अलाउड है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच में जो वाटर का टाइडल फ्लो देखने को मिलता है, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बेहद सिंपल। CRZ 1 में बात की जाती है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ के बारे में। और क्या कहा गया है? ये जो CRZ 1 है, इसमें कोई भी नया कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, सिवाय 2 एक्सेप्शंस के। कौन कौन से 2 एक्सेप्शंस हैं? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको अलाउ किया जा सकता है, और दूसरा सीलिंग और रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच में जो वाटर का टाइडल फ्लो देखने को मिलता है, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, हाई टाइड लाइन
और लो टाइड लाइन क्या होती है? होपफुली आपको पता होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये है कोस्टल एरिया। अब जब हाई टाइड होती है तो हाई टाइड के टाइम पे मान लेते हैं पानी जो है वो मैक्सिमम इस लाइन तक पहुंचता है, इस हाइट तक पहुंचता है। ये जो हाइट है इसको बुला देंगे हाई टाइड लाइन। और मान लेते हैं लो टाइड के टाइम पे पानी जो है वो मैक्सिमम इतना नीचे जाता है। ये जो लाइन है इसको लो टाइड लाइन बुलाया जाता है। और हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच में ये जो जोन देखने को मिलता है इसको इंटर टाइडल जोन बुलाया जाता है। ये जो इमेज है, इस इमेज को देखो, ये है हाई टाइड लाइन और ये है लो टाइड लाइन। और हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बीच में ये जो जोन देखने को मिलता है इसको क्या बुलाया जाता है? इसको इंटर टाइडल जोन बुलाया जाता है। और ये जो CRZ1 है ये प्राइमरीली इसी इंटर टाइडल जोन के बारे में बातचीत करता है। ये जो CRZ1 है इसमें एक तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हो सकते हैं, या फिर ये कहें कि ये जो इंटर टाइडल जोन है इसमें एक तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हो सकते हैं और एक ऐसे एरियाज भी हो सकते हैं जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव नहीं है। जो एरियाज इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं उनमें नया कंस्ट्रक्शन अलाउड होता ही नहीं है सिवाय 2 एक्सेप्शंस के। लेकिन ऐसे एरियाज जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव नहीं होते हैं उनमें कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। कौन कौन सी कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं? एक तो नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन अलाउड होता है। नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन जो है वो अलाउड होता है। दूसरा, जो इंडिजीनियस लोग हैं, जो ट्रेडिशनल इनहेबिटेंट्स हैं इन एरियाज के, उनके लिए बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन होता है वो अलाउड होता है। दूसरा, सोलर इवेपोरेशन के थ्रू सॉल्ट हार्वेस्टिंग की भी परमिशन दी जा सकती है। डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स की भी परमिशन दी जा सकती है। और जो नॉन हजार्डस कार्गो होता है उसको नोटिफाइड पोर्ट्स के ऊपर स्टोर किया जा सकता है। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, ये जो CRZ1 है इस CRZ1 में जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे तो किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता सिवाय 2 एक्सेप्शंस के। 2 एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से अगर कोई रिलेटेड प्रोजेक्ट है तो उसको अलाउ कर दिया जाता है। और दूसरा, जो ट्रांस हार्बर सीलिंग और रोड्स होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन भी अलाउड होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वाटर का जो टाइडल फ्लो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इसी CRZ1 में ऐसे एरियाज जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव नहीं होते हैं उनमें कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। जैसे नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन अलाउड होता है, एक्सट्रैक्शन अलाउड होता है। जो ट्रेडिशनल इनहेबिटेंट्स हैं इन एरियाज के उनके लिए जो बेसिक एमिनिटीज को प्रोवाइड करने के लिए छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन होता है वो अलाउड होता है। सॉल्ट हार्वेस्टिंग अलाउड होती है। डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स अलाउड होते हैं। और नॉन हजार्डस कार्गो उसको नोटिफाइड पोर्ट्स पर ही स्टोर किया जा सकता है। इजी और सिंपल सी बात है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि ये चीजें साथ के साथ आपके दिमाग में सेट हों। ये टॉपिक मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, CRZ1 की कहानी क्या है वो तो होपफुली आपको समझ में आई होगी। अब बात आती है CRZ2 के बारे में। CRZ2 में बात की जाती है ऐसे एरियाज के बारे में जिनको कि शोर लाइन तक डेवलप किया जाता है और जो कि म्युनिसिपल लिमिट्स में फॉल करते हैं। शोर लाइन का मतलब क्या होता है? वो लाइन जहाँ पे लैंड और सी दोनों मिलते हैं उसको बुलाया जाता है शोर लाइन। शोर लाइन तक जितना भी एरिया होता है और वो अगर म्युनिसिपल लिमिट में भी फॉल करता है तो उसको रखा जाता है CRZ2 की कैटेगरी में। और ये जो एरिया होता है इसमें लिमिटेड कंस्ट्रक्शन अलाउड होता है। जैसे इसमें बिल्डिंग्स जो हैं
वो अलाउड होती हैं हजार्डस लाइन के बियॉन्ड। जो हजार्डस लाइन है उसके बियॉन्ड बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउड होता है। और बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के अलावा कुछ अदर एक्टिविटीज़ जैसे डीसैलिनाइजेशन प्लांट जो हैं उनकी भी परमिशन दी जाती है इस CRZ-2 में। नाम से ही क्लियर है, ये बिल्टअप एरिया है, तो इस एरिया में लिमिटेड कंस्ट्रक्शन अलाउड होता है। हजार्डस लाइन के बियॉन्ड तो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन भी अलाउड होता है और कुछ अदर एक्टिविटीज़ जैसे डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स वगैरह उनकी भी परमिशन दी जाती है इस CRZ-2 में। फिर अगर बात करें CRZ-3 के बारे में, CRZ-3 में बात की जाती है ऐसे एरियाज़ के बारे में जो कि रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड होते हैं, जो कि रिलेटिवली अनडेवलप्ड होते हैं, या फिर ये कहें कि ऐसे एरियाज़ जो कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में, या फिर ये कहें कि जो कि जोन 1 और जोन 2 में लाई नहीं करते हैं, उनको रखा जाता है CRZ-3 वाले जोन में। ये जो CRZ-3 वाला जोन है इसमें बात की जाती है ऐसे एरियाज़ के बारे में जो कि रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड हैं, जो कि रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड हैं। और इसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है? अच्छा, ये देखो, ये हाई टाइड लाइन, इस हाई टाइड लाइन के बियॉन्ड आपको देखने को मिलेगा क्या? आपको देखने को मिलेगा CRZ-3। अच्छा, इसमें क्लासिफिकेशन क्या है? लगभग 0 से लेके 200 मीटर्स के बीच में हाई टाइड लाइन से, ये रही हाई टाइड लाइन, इससे 200 मीटर के बीच में, इस 200 मीटर के डिस्टेंस में कोई भी तरीके का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है। ये नो डेवलपमेंट जोन होता है। CRZ-3 में हाई टाइड लाइन से लेके 200 मीटर के डिस्टेंस तक किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है। ये नो डेवलपमेंट जोन होता है। ये जो नो डेवलपमेंट जोन होता है इसमें कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता, लेकिन कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर अलाउड होता है, फॉरेस्ट्री अलाउड होती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अलाउड होते हैं, माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स अलाउड होती है, सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग अलाउड होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रीगैसिफिकेशन अलाउड होती है, और जितने भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं और कुछ पब्लिक फैसिलिटीज जो हैं उनकी भी परमिशन इस जोन में दे दी जाती है। बात को समझो, क्या कहा जा रहा है? ये जो CRZ-3 है इसमें हाई टाइड लाइन से लेकर 200 मीटर के डिस्टेंस तक कोई भी डेवलपमेंट की एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। इन द सेंस कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर अलाउड होता है, फॉरेस्ट्री अलाउड होती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अलाउड होते हैं, माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स अलाउड होता है, सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग अलाउड होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रीगैसिफिकेशन अलाउड होता है, और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और कुछ पब्लिक फैसिलिटीज जो हैं उनकी भी परमिशन दे दी जाती है। और लगभग 200 मीटर से लेके 500 मीटर के बीच में, मतलब ये जो आगे वाला एरिया है 200 मीटर से लेके लगभग 500 मीटर तक, ये जो एरिया है, इस एरिया में जितनी भी एक्टिविटीज 200 मीटर तक अलाउड होती हैं वो सारी अलाउड होती हैं। इसके अलावा जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं वो अपना घर बना सकती हैं, और टूरिज्म के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अलाउड होते हैं। इजी और सिंपल सी बात है, और मैं ये चाह रहा हूं कि एक बार में ये आपके दिमाग में रजिस्टर होना चाहिए। फिर इसके बाद बात होती है CRZ-4 के बारे में, वाटर एरिया के बारे में, और ये बेसिकली एक्वेटिक एरिया होता है, वाटर एरिया होता है। लो टाइड लाइन से लेकर टेरिटोरियल लिमिट्स के बीच में, देखो इधर देखो इमेज में, लो टाइड लाइन ये है, इस लो टाइड लाइन से लेकर टेरिटोरियल लिमिट्स, या फिर ये कहें कि 12 नॉटिकल माइल्स तक ये जो एक्वेटिक एरिया है, ये जो वाटर एरिया है, ये लाई करता है CRZ-4 में। और ये जो CRZ-4 है इसमें ट्रेडिशनल फिशिंग के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। लोकल कम्युनिटी जो ट्रेडिशनल फिशिंग करती है उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। लेकिन ये जो CRZ-4 है इसमें किसी भी तरीके का सीवेज, किसी भी तरीके का सॉलिड वेस्ट जो है उसको डंप नहीं किया जा सकता, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। इजी और सिंपल सी बात। देखो CRZ-1 में क्या है,
जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पे कोई भी नया कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता सिवाय दो एक्सेप्शंस के। कौन कौन से दो एक्सेप्शंस हैं? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट्स और दूसरा ट्रांस हार्बर सीलिंग और रोड्स का कंस्ट्रक्शन। लेकिन ये जो सीलिंग और रोड्स का कंस्ट्रक्शन है इसमें एक कंडीशन है कि वाटर का जो टाइडल फ्लो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसी CRZ-1 में ऐसे एरियाज जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव नहीं होते हैं उनमें कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। कौन कौन सी अलाउड होती हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया। ये जो CRZ-2 है ये बेसिकली शोर लाइन के बाद जो एरिया है उसको CRZ-2 बोल देते हैं। ये जो शोर लाइन के बियॉन्ड एरिया है ये म्युनिसिपल लिमिट्स में फॉल करता है। इसमें आप बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। हजार्डस लाइन के बियॉन्ड आप बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो और कुछ एक्टिविटीज जैसे डीसैलिनाइजेशन प्लांट्स वगैरह उनको भी अलाउ किया जाता है। ये जो CRZ-3 है इसमें बात की जाती है रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एरियाज के बारे में, रिलेटिवली अनडेवलप्ड एरियाज के बारे में, या फिर ये कहें कि ऐसे एरियाज जो कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में लाई नहीं करते उनको रखा जाता है CRZ-3 में। और ये जो CRZ-3 है इसमें छोटा सा क्लासिफिकेशन है। हाई टाइड लाइन से लेकर 200 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन होता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। 200 मीटर तक कुछ एक्टिविटीज अलाउड होती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज अलाउड होती हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया। 200 मीटर से लेके 500 मीटर के बीच में वो सारी एक्टिविटीज जो कि 200 मीटर तक अलाउड थी उनको अलाउ किया जाता है। इसके अलावा लोकल कम्युनिटी अपने घर का कंस्ट्रक्शन कर सकती है और टूरिज्म के कुछ प्रोजेक्ट जो हैं उनकी भी परमिशन दी जाती है। और CRZ-4 होता है वाटर एरिया, एक्वेटिक एरिया। ये बेसिकली लो टाइड लाइन से लेकर टेरिटोरियल लिमिट्स तक होता है, 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। इस CRZ-4 में जो लोकल कम्युनिटी की ट्रेडिशनल फिशिंग है उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये जो CRZ-4 है इसमें किसी भी तरीके का सीवेज या किसी भी तरीके का सॉलिड वेस्ट जो है उसको डंप नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है इसमें अगर आपको कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस की कंडीशंस क्या हैं वो बताई गई हैं 2011 के नोटिफिकेशन में। और कंडीशंस क्या हैं? आपको एक तो रैपिड एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट लानी पड़ेगी, रैपिड EIA रिपोर्ट लानी पड़ेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट लानी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट लानी पड़ेगी, CRZ मैप लाना पड़ेगा जो कि क्लियरली बताएगा कि हाई टाइड लाइन कहाँ पर है और लो टाइड लाइन कहाँ पर है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कंसर्न्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। और एक बार अगर आपको क्लियरेंस मिल जाएगा तो ये जो क्लियरेंस है ये आपके प्रोजेक्ट के लिए 5 साल तक वैलिड होगा। अलग अलग अथॉरिटीज से आपको वेरियस क्लियरेंसेस लेने पड़ेंगे, जैसे आपको एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट लानी पड़ेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट लानी पड़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट लानी पड़ेगी, CRZ मैप लाना पड़ेगा जिसमें कि क्लियर डिमार्केशन हो हाई टाइड लाइन का और लो टाइड लाइन का, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कंसर्न्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। और एक बार अगर आपको क्लियरेंस मिल गया तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो अगले 5 साल तक वैलिड रहेगा, अगले 5 साल तक वैलिड रहेगा। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कंप्लायंस रिपोर्ट है ये आपको मैंडेटरीली हर हाफ ईयरली सबमिट करनी पड़ेगी। तो मतलब इन 5 सालों में भी रेगुलर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। ये प्रोसीजर फॉर क्लियरेंस है, इसको भी मोटा मोटा तौर पे याद रखना। अच्छा, ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है इसको लेके एक बड़ी फेमस कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है शैलेश नायक कमेटी। ये जो शैलेश नायक कमेटी है इसको बनाया गया जून 2014 में। शैलेश नायक जो हैं वो फॉर्मर सेक्रेटरी हुआ करते थे अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के। इनके अंडर में कमेटी बनाई गई 2014 में और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी जनवरी 2015 में। अच्छा, कमेटी बनाई क्यों गई थी? कमेटी बनाई गई थी इसलिए बिकॉज 2011 का जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन से कई सारे स्टेट्स जो हैं
वो डिससेटिस्फाइड थे, उनको लग रहा था कि हमारा जो राइट है उस पर एनक्रोच किया जा रहा है। तो उसको स्टडी करने के लिए, इनके डिससेटिस्फैक्शन को स्टडी करने के लिए शैलेश नायक कमेटी को बनाया गया था। ये जो शैलेश नायक कमेटी है इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी। क्या रिकमेंडेशंस दी? एक तो कमेटी ने ये बोला कि ये जो CRZ 2011 का नोटिफिकेशन है, इसमें जो टर्म्स डाले गए हैं उन टर्म्स को रिलैक्स किया जाए। बेसिकली स्टेट्स का जो कंसर्न था उसको एड्रेस किया गया। दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था इन रिकमेंडेशंस का? इन रिकमेंडेशंस का एक मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि टूरिज्म जो है वो बूस्ट होना चाहिए, पोर्ट कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट जो है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये जो कमेटी है इसने सजेस्ट किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है कोस्टल एरियाज के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रेगुलेटिंग पावर्स हैं कोस्टल एरियाज के ऊपर, उनको थोड़ा डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। कैसे डाइल्यूट करने की ज़रूरत है? कमेटी ने बोला कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं कोस्टल एरियाज से रिलेटेड, वो सब स्टेट या फिर लोकल प्लानिंग बॉडीज के अंडर होनी चाहिए, सिवाय उन एक्टिविटीज़ के जिनके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होती है। जिनके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत होती है उन पे कंट्रोल किसका होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। अदरवाइज बाकी सभी एक्टिविटीज जो है वो किसके अंडर में होनी चाहिए? स्टेट के अंडर में होनी चाहिए, लोकल प्लानिंग बॉडीज के अंडर में होनी चाहिए। और ये जो कमेटी है इसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे और कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के सजेशंस को लेकर CRZ 2018 का नोटिफिकेशन इशू किया गया था। तो ये जो शैलेश नायक कमेटी है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये जो कमेटी है इसको कोट करना चाहिए, इसकी मोटी मोटी रिकमेंडेशन कि भाई इसने क्या कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोस्टल एरियाज के ऊपर जो कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोस्टल एरियाज के रिगार्डिंग जो रेगुलेटिंग पावर्स हैं उनको डाइल्यूट किया जाए। जिन एक्टिविटीज़ में एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत है उनमें कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, बाकी सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब स्टेट या फिर लोकल प्लानिंग बॉडीज़ के कंट्रोल में होनी चाहिए। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो मैंने कई बार रिपीट किया है, रिपीट इसलिए किया है बिकॉज ये जो CRZ है ये देखने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप 2-4 बार रिवाइज कर लोगे तो बेहद ईजी सा टॉपिक है। होपफुली आपके दिमाग में चीज़ें रजिस्टर हुई होंगी। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।